ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का, थर्ड सेमेस्टर का फिजिक्स का, और इसमें ऑप्टिक्स चल रही। फिजिक्स का जो पेपर है वो कौन सा है? ऑप्टिक्स है। और इसमें चैप्टर है व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है? तो देखो, व्यतिकरण को समझते हैं, ध्यान से देखना। व्यतिकरण को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखना, उसको आप ढंग से समझना। देखो ध्यान से देख, यहाँ इस पॉइंट से क्या चल रही है? कोई नदी चल रही है इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ से क्या चल रही है? कोई नदी चल रही है। इसका मैं नाम क्या दे दूँ? ए नाम दे दूँ। और यहाँ से क्या आ रही है? एक और नदी आ रही है, और वो आते आते कहाँ मिल रही है? यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर इस पॉइंट पी पॉइंट पर मिल जाती है दोनों नदियाँ, और इससे क्या बन जाती है? एक नदी बन जाती है। इससे क्या बन जाती है? एक ही नदी बन जाती है। आगे जाके देखो तो दो या दो से अधिक पॉइंट, दो या दो से अधिक, अगर कोई क्या है बिंदु, कोई बिंदु है और इस बिंदु पर दो या दो से अधिक कोई चीज़ मिल रही है तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? अध्यारोपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यारोपण बोलते हैं। अध्यारोपण बोलते हैं। अध्यारोपण का मतलब दो या दो से अधिक एक ही बिंदु पर मिले। तो देखो, अब ये नदी मिली। अब आपने क्या किया? देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर क्या किया? ये 2 3 4 मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ। इन पॉइंट पर आपने क्या किया? इस पानी है जो नदी का, उसका आपने क्या किया? टेस्ट किया। इस पॉइंट पर तो क्या मिल रहा है? मीठा मिल रहा है। लेकिन इस पॉइंट पर जो पानी है वो क्या मिल रहा है? खारा मिल रहा है। और इस पॉइंट पर मीठा मिल रहा है। मतलब इस पूरी नदी पर अलग अलग पॉइंट पर आपको जो पानी का जो मापन आप कर रहे हो, वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? कहीं खारा मिल रहा है, कहीं मीठा मिल रहा है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? एक लाइट में करते हैं, लाइट सोर्स में करते हैं। देखो, लाइट सोर्स में इसी प्रकार से करते हैं। इमेजिन आप करना, देखो लाइट सोर्स में करते हैं। यहाँ से क्या है? कोई एक लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स का मैं नाम क्या दे दूँ? एस नाम दे दूँ। और यहाँ से क्या है? एक लाइट सोर्स और है, और इस लाइट सोर्स का मैं क्या नाम दे दूँ? S2 नाम दे दूँ। क्या नाम दे दूँ? एस। ये क्या है? लाइट स्रोत है, मतलब प्रकाश स्रोत है। इससे क्या निकल रहा है? प्रकाश बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? बाहर निकल रहा है इस प्रकार से, और इस प्रकार से बाहर निकल रहा है। और दोनों प्रकाश क्या मिल जाते हैं? किसी बिंदु पर मिल जाते हैं। तो बिंदु पर मिलना, इसको क्या बोलते हैं? अध्यारोपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यारोपण बोलते हैं। अध्यारोपण बोलते हैं। और इससे क्या निकलती है? एक परिणामी लाइट बाहर निकलती है। क्या निकलती है? एक परिणामी लाइट बाहर निकलती है। अब आप क्या कर रहे हो? इस परिणामी इसको लाइट है वो किसके रूप में आती है? तरंग के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? तरंग के रूप में आती है। और तरंग क्या होती है? फोटोन एनर्जी होती है। क्या होती है? फोटोन एनर्जी होती है, मतलब फोटोन ऊर्जा होती है। तो इसको हम बोल सकते हैं परिणामी तरंग। क्या बोल सकते हैं? परिणामी तरंग बोल सकते हैं। अब आपने क्या किया? इस परिणामी तरंग मतलब परिणामी लाइट पर आपने क्या किया? अलग अलग बिंदु पर आपने क्या किया? लाइट का मेजर किया। तो इस मान लेते हैं अलग अलग पर आपको क्या मिल रही है? कहीं तो लाइट आपको क्या मिल रही है? अधिकता मिल रही है। अधिकता मिल रही है। लाइट अधिकता मतलब तीव्रता अधिकता मिल रही है। तीव्रता अधिकता मतलब जहाँ रोशनी अधिक मिल रही है। क्या मिल रही है? अधिकतम तीव्रता मिलती है। अधिकतम तीव्रता का मतलब होता है अधिक रोशनी। और कहीं आपको क्या मिलती है? न्यूनतम तीव्रता मिलती है। क्या मिलती है? न्यूनतम तीव्रता का मतलब है इस पॉइंट पर क्या मिलती है? रोशनी कम मिलती है। तो इस रोशनी अधिक मिलती है, इसको क्या बोलते हैं? चमकीली फ्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चमकीली फ्रिज बोलते हैं। चमकीली फ्रिज बोलते हैं, फ्रिज। और इसको क्या बोलते हैं? काली फ्रिज बोलते हैं। काली फ्रिज। इसका एक और नाम बुक में आपको दे रखा है, दीप्त फ्रिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीप्त फ्रिंज बोलते हैं, चमकीली फ्रिंज को। और इसका आपको एक और नाम दे रखा है, अदीप्त फ्रिंज। तो इस प्रकाश की क्या होती है? घटना होती है। इस प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं। तो देखो व्यतिकरण क्या होता है, ध्यान से देखना। व्यतिकरण एक क्या है? प्रकाश की भौतिकीय घटना है। ये क्या है? भौतिकीय घटना है। अब ये ध्यान से देखना, जब दो या दो से अधिक समान आयाम व समान प्रकृति की तरंगें एक ही बिंदु पर क्या होती है? अध्यारोपण होती है। मैंने आपको बताया था कि जो तरंग है, जो लाइट है, वो किसके रूप में आती है? तरंग के रूप में आती है। क्या आती है? तरंग के रूप में आती है। तो यहाँ से देखो, जो तरंग बनती है, इस तरंग में ध्यान से देखना, देखो इस प्रकार से तरंग बनती है।
अब देखो, ये तो क्या हो गए, सुरंग हो गए, और ये क्या हो गई, गर्त हो गई। सुरंग और गर्त की जो मैक्सिमम जो ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर एक शब्द आ, और आवर्ती का मतलब होता है कंपन करना, कंपन करना। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक समान आयाम या समान आवर्ती की तरंगें एक ही बिंदु पर क्या होती है, अध्यारोपण होती है। एक ही बिंदु पर अध्यारोपण होने का मतलब है दो लाइट सोर्स आ रही है और दोनों जो लाइट सोर्स है वो क्या मिल रही है, एक ही बिंदु पर मिल रही है। तो परिणामी तरंग प्राप्त होती है, जिससे क्या प्राप्त होती है, परिणामी तरंग प्राप्त होती है। और इस परिणामी तरंग को हमने क्या कहा था, परिणामी लाइट बोला था। क्या बोला था, परिणामी लाइट बोला था। तो इससे क्या प्राप्त होती है, परिणामी तरंग प्राप्त होती है। और इस परिणामी तरंग पर कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। इसको देखो पुनः आप समझते हैं, एक बार इसको पुनः समझ लेते हैं, ध्यान से देखना। देखो आपके पास दो लाइट सोर्स है, एक तो लाइट सोर्स S1 है और एक लाइट सोर्स क्या है, S2 है। दोनों लाइट सोर्स एक बिंदु पर मिलती है। जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, अध्यारोपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अध्यारोपण। अध्यारोपण के पश्चात क्या मिलती है आपको, एक परिणामी स्रोत मिलता है। मतलब जो परिणामी प्रकाश आपको मिलता है, एक तो ध्यान से देखा, परिणामी प्रकाश आपको कैसे मिला, एक तो प्रकाश स्रोत ही है, ये तो क्या है, प्रकाश। जो प्रकाश जो स्रोत आता है वो किसके रूप में आता है, तरंग के रूप में आता है। किसके रूप में आता है, तरंग के रूप में आता है। तो ये क्या मिली आपको, परिणामी तरंग मिली। क्या मिली, परिणामी तरंग मिली। अब देखो ये जो परिणामी तरंग है ये किसके कारण मिली है, अध्यारोपण के कारण। किसके कारण मिली है, अध्यारोपण के कारण मिली है। अब आप क्या कर रहे हो, इस परिणामी जो तरंग है इस पर आप क्या कर रहे हो, लाइट का मापन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, लाइट का मापन कर रहे हो। मान लेते हैं इस पॉइंट पर आपने लाइट का मापन किया और इस पॉइंट पर आपने लाइट का मापन किया, इस पॉइंट पर आपने लाइट का मापन किया। तो तीनों पॉइंट पर आपको क्या मिला, रिजल्ट अलग अलग मिला। कहीं पर लाइट अधिक मिल रही है और कहीं पर लाइट क्या मिल रही है, मिनिमम मिल रही है। अगर लाइट अधिक है मतलब प्रकाश की जो तीव्रता अधिक है, प्रकाश की तीव्रता अधिक का मतलब लाइट अधिक है, तो उसको बोलते हैं चमकीली फ्रिज। क्या बोलते हैं, चमकीली फ्रिज बोलते हैं। चमकीली फ्रिज को एक और नाम दे सकते हैं, दीप फ्रिज। क्या वो नाम दे सकते हैं, दीप फ्रिज दे सकते हैं। अगर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम मिले, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होने का मतलब है जिस पॉइंट पर लाइट क्या मिले, लाइट है जो मिनिमम मिले, मतलब रोशनी मिले नहीं, काला दे, काली आपको दिखाई दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काली फ्रिंज बोलते हैं, मतलब अदीप फ्रिंज बोलते हैं। तो देखो, और ये प्रकाश की क्या होती है, घटना होती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं। वास्तव में व्यतिकरण होता है क्या है, एक प्रकाश की घटना होती है और इस घटना में क्या होता है, दो प्रकाश स्रोत होते हैं और दोनों प्रकाश स्रोत क्या मिलते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं और जिस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपण बोलते हैं। अध्यारोपण के पश्चात एक हमें क्या मिलती है, कोई परिणामी लाइट मिलती है, मतलब परिणामी तरंग मिलती है। और इस तरंग पर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग बिंदु पर क्या कर रहे हैं, लाइट का मेजर कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, अलग अलग रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, एक प्रकाश की घटना हो रही है। इस घटना को क्या बोलते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं। तो देखो नेक्स्ट, देखो गणितीय विश्लेषण देखते हैं इसका। क्या देखते हैं, गणितीय विश्लेषण देखते हैं। देखो व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण करने के लिए दो प्रकाश स्रोत S1 S2 की कल्पना करते हैं। इन दोनों प्रकाश स्रोतों में प्रकाश स्रोतों में तरंग में या तरंगों का उत्सर्जन होता है। यहाँ पर शब्द आएगा इन दोनों प्रकाश स्रोतों इन दोनों प्रकाश स्रोतों में तरंग का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। या इसको आप हटाओ यहाँ से, देखो यहाँ से आप इस प्रकार से लिखो, इन दोनों प्रकाश स्रोतों में तरंग का
उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब तरंग बाहर निकलती है। तो आपको ये डायग्राम बनाना है। तो आपको क्या बनाना है, ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम हम समझ चुके हैं, ये डायग्राम आपको बनाना है। तो देखो, और हम जानते हैं कि तरंग का जो मानक समीकरण होता है, ये आप कहाँ पढ़ चुके हो, मैकेनिक्स में, जब बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ऑसिलेशन में आप पढ़ चुके हो। तरंग का जो मापन समीकरण होता है वो ये होता है। तरंग का मापन समीकरण होता है वो ये होता है। जब प्रथम तरंग के लिए भी देखो, अगर दो तरंग है हमारे पास, क्या है, दो तरंग है, एक तो S1 और एक है S2, मतलब दो प्रकाश स्रोत है, दोनों दो प्रकाश स्रोत है, तो कितनी तरंग हो गई, दो तरंग हो गई। तो देखो, प्रथम तरंग के लिए विस्थापन समीकरण, प्रथम तरंग के लिए विस्थापन समीकरण, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, यहाँ पर a1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x1। बाकी की चीज़ क्या कांस्टेंट है। और द्वितीय तरंग के लिए विस्थापन समीकरण, द्वितीय तरंग के लिए विस्थापन समीकरण y2 कर देना, a2 कर देना और x2 कर देना बाकी की टर्म से। अब क्या करो, अध्यारोपण सिद्धांत से। अध्यारोपण सिद्धांत है तो एक ही पॉइंट पर मिल रही है, एक ही पॉइंट पर मिल के बाद क्या चलती है, एक साथ चलती है। तो दोनों को क्या कर दो, योग कर दो। दोनों समीकरण नंबर ए और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर आप 2 का क्या कर दो, योग कर दो। योग कर दो कि तो आपके पास क्या आ जाएगा, परिणामी तरंग आ जाएगी। तो देखो, योग किया। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, यहां से मैं आपको एक चीज बताऊं। अब देखो, A1 साइन जैसा वैसा उतारा। अब इसमें देखो, मैंने इस प्रकार से लिखा, ध्यान से देखना, ओमेगा टी। अब जो ये आपको टर्म नजर आ रही, इससे मैं क्या ले लूँ, बाहर माइनस कॉमन ले लूँ। इससे बाहर माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस की किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और ये किसकी है, ये किसकी है, प्लस की है, तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको इसमें करना है, ओमेगा टी जैसा है वैसा रखना है, और माइनस बाहर कॉमन लेना है। तो ये माइनस वाले टर्म और किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और प्लस वाले टर्म किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ पर आपको देखो साइन, ये इसको तो क्या मान लो, ए मान लो, और इसको आप क्या मान लो, बी मान लो, इसको आप क्या मान लो, बी मान लो। तो यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है, साइन ए माइनस बी। क्या बन रहा है, साइन ए माइनस बी बन रहा है। तो साइन ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो, साइन ए कॉस बी, और माइनस कॉस ए साइन बी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, साइन। ए के स्थान पर आपको क्या मान पुट करना है, ओमेगा टी मान पुट करना है, और बी के स्थान पर आपको क्या मान पुट करना है, के x1 माइनस फाइव। ये तो है इसके लिए, ये तो इसके लिए। इसी प्रकार से आपको इसके लिए लिखनी है, इसी प्रकार से आपको इसके लिए लिखनी। तो देखो, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इसको आप मिटा दो यहाँ से, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको डायरेक्ट यूज करना है। और इसमें आपको देखो, यहाँ से लिख सकते हो, ये कैसे आई, देखो ध्यान से, इसमें मैं यहाँ पर मान पुट कर रहा हूँ। देखो, साइन ओमेगा टी माइनस के x1 माइनस वाई, इसको आप लिख सकते हो साइन ए के स्थान पर ओमेगा टी, और कॉस बी के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, कि के x1 माइनस फाइव। फिर देखो माइनस, फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, कॉस, एक के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी लिख सकते हो। फिर क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो साइन, यहाँ पर आप लिख सकते हो x1 माइनस फाइव लिख सकते हो। कॉस ओमेगा टी और साइन कोष्टक के x1 माइनस फाइव कोष्टक के। इसी प्रकार से इसके लिए लिखो, इसी प्रकार से इसके लिए लिखो। तो देखो, साइन ओमेगा टी माइनस के x2 माइनस फाइव। तो देखो, साइन ओमेगा टी
कॉस के एक्स टू माइनस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स टू माइनस फाइव, ये मान आप यहाँ पर पुट करो तो आपके पास ये समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगी। अब देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी, इन दोनों टर्म में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं a1 को क्या कर रहा हूँ, अंदर गुणा कर रहा हूँ, a1 को क्या कर रहे हैं, अंदर गुणा कर रहे हैं, a1 को अंदर गुणा कर रहे हैं और a2 को क्या कर रहे हैं, अंदर गुणा करें। तो अंदर गुणा करने पर आपको ये समीकरण मिलेगी, ये आपको समीकरण मिलेगी। अब देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको देखो साइन ओमेगा टी वाली टर्म देखो साइन ओमेगा वाली टर्म आपको देखनी है। देखो एक तो इस टर्म में मिल रहा है साइन ओमेगा टी, एक तो इस टर्म में मिल रहा है आपको, और देखो किस में मिल रहा है सर, एक इसमें भी मिल रहा है, एक टर्म इसमें मिल रही है। तो देखो इन दोनों टर्म में मैं क्या कॉमन ले लूँ, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लूँ। तो देखो साइन ओमेगा टी क्या आ गई, कॉमन आ गई, क्या बच रहा है, a1 बच रहा है, क्या बच रहा है, a1 और कॉस के एक्स वन माइनस फाइव, कॉस के एक्स वन माइनस फाइव। और देखो ये टर्म किसकी है, प्लस की है, तो प्लस आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया, और यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है a2 और कॉस के एक्स टू माइनस फाइव। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये दो टर्म बच रही, इन दो टर्म में आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, सर इस दोनों टर्म में कॉमन चीज़ नज़र आ रही है, माइनस कॉस ओमेगा टी नज़र आ रही है, क्या आ रही है, माइनस कॉस ओमेगा टी कॉमन नज़र आ रहा है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगी, मतलब दोनों टर्म प्लस की बन जाएगी। तो एक तो क्या बच रहा है, देखो a1 बच रहा है, फिर क्या बच रहा है, साइन के एक्स वन माइनस फाइव बच रहा है, साइन के एक्स वन माइनस फाइव बच रहा है। इसमें देखो सर a2 बच रहा है, सर a2 बच रहा है, और यहाँ पर देखो साइन के एक्स टू माइनस फाइव, के एक्स टू माइनस फाइव। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत। अब माना कि देखो यहाँ पर ये क्या है, कोई परिणामी तरंग का मान है, देखो ये किसका मान है, ये क्या है, तरंग का मान है, ये तरंग है, किसकी है, S1 स्रोत की क्या है, तरंग है, S1 स्रोत की क्या है, तरंग है, परिणामी तरंग नहीं है, तरंग है। और ये क्या है, S2 स्रोत की क्या है, तरंग है, सॉरी S2 स्रोत का तरंग नहीं है, आयाम है। S2 स्रोत की जो परिणाम जो तरंग मिलती है उस तरंग का क्या आयाम है, इसको क्या नाम दिया, a1 नाम दिया। इसी प्रकार से ये यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है, तरंग का आयाम है। किस तरंग का आयाम है, S2 स्रोत से क्या निकल रही है, कोई तरंग उत्सर्जित हो रही है, मतलब तरंग बाहर निकल रही है, उस तरंग का नाम क्या दिया, a2 नाम दिया। तो परिणामी देखो, परिणामी तरंग क्या मिलेगी, a1 प्लस a2 को क्या नाम दे दूँ, r नाम दे दूँ, क्या नाम दे दूँ, ये क्या है, परिणामी तरंग है, क्या है, परिणामी तरंग है, परिणामी तरंग है। और देखो और यहाँ पर क्या मिल रहा है, सर कॉस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कॉस मिल रहा है, कॉस। फिर क्या लगा दूँ, इनके स्थान पर आप क्या मान पुट कर दो, थीटा रख दो, क्या रख दो, परिणामी तरंग में क्या रख दो, आप थीटा रख दो, मतलब के एक्स वन माइनस फाइव और प्लस के एक्स टू माइनस फाइव, ये क्या होंगे, अध्यारोपण होंगे। अध्यारोपण होके बाद में क्या बनेगी, परिणामी तरंग बनेगी, उसमें थीटा, इसके स्थान पर आप क्या रख सकते हो, थीटा रख सकते हो। तो यहाँ पर देखो आर कॉस थीटा, और इसमें टर्म किसकी है, सर साइन की है, किसकी है, साइन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा बन जाएगी टर्म। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो ये मान आप पुट कर दो, यहाँ पर देखो ये मान पुट करोगा, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, देखो ये मान पुट कर दिया, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। अब देखो अब इन दोनों टर्म से क्या चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है, सर आर कॉमन नज़र आ रही है, क्या चीज़ आ रही है, सर आर कॉमन नज़र है, आर कॉमन नज़र आ रही है सर आपको। फिर आपको इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर देखो सूत्र बन रहा है, ध्यान से देखना, ए देखो साइन माइनस ए माइनस बी का बन रहा है, क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है साइन ए कॉस बी, फिर माइनस कॉस ए और साइन बी, और यहाँ पर आप एक के स्थान पर क्या लो, ओमेगा टी लो, और बी के स्थान पर आप क्या लो, थीटा लो, तो आपके पास ये बन जाएगी।
यहाँ तक समीकरण नंबर 5 आ गए। समीकरण नंबर 5 किसको व्यक्त कर रही है? समीकरण नंबर 5 व्यक्त कर रही है परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण कहलाती है। समीकरण नंबर 5 क्या कहलाती है? परिणामी तरंग का क्या कहलाती है? विस्थापन समीकरण। ये परिणामी जो तरंग है वो अध्यारोपण सिद्धांत से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? अध्यारोपण सिद्धांत से क्या होती है? प्राप्त होती है। और यहाँ पर देखो आर क्या है, जहाँ आर क्या है? परिणामी तरंग है। जहाँ आर क्या है? जहाँ आर क्या है? परिणामी तरंग। परिणामी तरंग का क्या आयाम है? जहाँ आपको आर क्या लिखना है? परिणामी तरंग का क्या लिखना है? आयाम लिखना है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से आपको, यहाँ से देखो, अब हम जानते हैं कि जो प्रकाश की जो तीव्रता है, प्रकाश की जो तीव्रता है, ध्यान से देखना, प्रकाश की जो तीव्रता का मतलब आप जानते हो, प्रकाश की जो तीव्रता है वो, प्रकाश की तीव्रता को किससे लिखते हैं? कैपिटल आई से लिखते हैं। परिणामी आयाम को किससे लिखते हैं? कैपिटल आर से लिखते हैं। परिणामी आयाम के वर्ग की क्या होती है? समानुपाती होती है। मतलब जो प्रकाश की जो तीव्रता है वो परिणामी आयाम के वर्ग की क्या होती है? समानुपाती होती है। तो यहाँ पर देखो समानुपाती का चिन्ह हटने पर एक कांस्टेंट मान आता है, उसको क्या नाम दिया है? के नाम दिया है। कि क्या यहाँ पर नियतांक है? क्या है? नियतांक है। अब देखो समीकरण नंबर आपने क्या किया है? समीकरण नंबर आपने क्या किया है? 3 और 4 का क्या कर दिया? योग कर दिया। अब आप क्या कर दो? समीकरण नंबर 3 का क्या कर दो? वर्ग कर दो। और समीकरण नंबर 4 का क्या कर दो? वर्ग कर दो। फिर दोनों को आप जोड़ दो। फिर आप दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को आपने क्या किया? जोड़ा। यहाँ पर क्या किया? योग किया। देखो योग किया। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? योग कर रहे हो। योग करके क्या कर रहे हो? स्क्वायर कर रहे हो। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, ये तो समीकरण नंबर 3 का मान है और ये समीकरण नंबर 4 का मान। तो देखो आप इसका स्क्वायर करोगे, ध्यान से देखना, इसका आप स्क्वायर करो, इसका देखो स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों टर्म से क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है? आर स्क्वायर कॉमन नज़र आ रही है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है। ये टर्म तो यहाँ से आ गई। अब देखो नेक्स्ट यहाँ से क्या आ रहा है? देखो ये तो ए मान लो और ये प्लस बी का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। तो इसको आप हल कर लो। हल करने पर स्क्वायर को हल करोगे तो आपके पास ये टर्म आएगी। आपके पास क्या आ जाएगी? ये टर्म आ जाएगी। अब देखो, अब यहाँ से ध्यान से देखना, जो A1 वाली टर्म है उसको मैं ध्यान से देखना। A1 वाली टर्म कौन कौन सी? A1 एक तो ये वाली टर्म है, एक तो सर ये वाली टर्म है, और सर एक ये वाली टर्म। इन दोनों टर्म को मैं क्या ले रहा हूँ? एक साथ लिख रहा हूँ और क्या ले लूँ? A1 स्क्वायर कॉमन ले लूँ। दोनों टर्म से क्या आ रहा है? A1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ से ये टर्म देखो, इसमें क्या है? कॉस स्क्वायर के x1 माइनस 5 के x1 माइनस 5, और इसमें क्या बच रहा है? प्लस साइन स्क्वायर के x1 माइनस 5। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब यहाँ से ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ? A2 स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिख रहा हूँ। A2 स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिखा है। तो देखो इन दोनों टर्म से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? A2 स्क्वायर कॉमन ले लूँ। तो यहाँ पर क्या बच रहा है? कॉस स्क्वायर के x2 माइनस 5, कॉस स्क्वायर के x2 माइनस 5, और यहाँ पर आपका क्या बच रहा है? साइन स्क्वायर के x2 माइनस 5 बच रहा है। अब देखो, अब जो टर्म बच रही है उसको आप एक साथ लिख दो। अब ध्यान से देखना, अब मैं देखो इन दोनों टर्म में देखो, अब मैं क्या चीज़, अब कौन सी टर्म को एक साथ लिखना चाहता हूँ? 2A1 A2 वाली टर्म को। देखो ये दोनों टर्म है, इनको मैं क्या लिख दूँ? एक साथ लिख दूँ। इनको मैं क्या लिख दूँ? एक साथ लिख दूँ। तो इनको आप एक साथ लिख दो। तो देखो ये प्लस लगाना और 2A1 A2 क्या ले लिया? बाहर कॉमन ले लिया। इनको आप एक साथ। अब यहाँ फिर क्या बन रहा है? एक सूत्र बन रहा है। देखो कॉस A1 माइनस बी, तो ये होता है कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। तो यहाँ पर देखो A का मान के x1 माइनस 5 और B का मान के x2 माइनस 5। तो यहाँ पर ये मान रखने के बाद आपके पास जो मान आएगा वो ये आएगा। ये आप रख सकते हो। इसके स्थान पर आप क्या रख सकते हो? यहाँ पर देखो, इसमें आपको ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है? यहाँ पर लगाना है। ये जो फॉर्मूला आप कहाँ पर लगा सकते हो? यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर लगा सकते हो ये फॉर्मूला, ये आपने यहाँ पर लगा सकते हो। तो आप इसके स्थान पर देखो, इसके स्थान पर आप क्या रख सकते हो? इसके स्थान पर आप ये मान रख सकते हो। तो ये मान मैंने यहाँ पर रख दिया, ये मान मैंने यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर आप रखोगे तो देखो, यहाँ पर देखो ये माइनस क्या होगा? अंदर जाके गुणा होगा। तो ये तो टर्म किसकी बन जाएगी? माइनस की बन जाएगी, और ये टर्म किसकी बन जाएगी? प्लस की बन जाएगी।
तो ये माइनस की और ये प्लस की क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास देखो, और इसमें देखो के क्या आ रहा है, बार कॉमन आ रहा है, के क्या आ रहा है, बार कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर देखो x1 माइनस x2 क्या है, पदांतर है। x1 माइनस 2 क्या है, x1 क्या है, पदांतर है, मतलब पद का अंतर है। पदांतर को क्या बोलते हैं, पद का अंतर बोलते हैं, जो किससे लिखते हैं, डेल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डेल से लिखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख लो, इसके स्थान पर क्या लिख लो, पदांतर लिख लो, डेल, और ये क्या आ रहा है। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की समीकरण नंबर क्या आ गई, 6 आ गई। अब यहाँ पर देखो इसको समीकरण नंबर 6 दे देना, ये आगे काम में आएगी हमारे। और ये आर जो स्क्वायर है इसको क्या भेज दूँ, इधर भेज दूँ। यहाँ पर देखो एक टर्म और है, ध्यान से देखना, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखो, तो आपके पास समीकरण 7 आ जाएगी। इसकी स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगी, अंडर में आ जाएगी। तो समीकरण 7 वो क्या कहलाएगी, समीकरण 7 परिणामी तरंग के आयाम को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है, परिणामी तरंग के आयाम को व्यक्त करती है। अब समीकरण जो 6 का मान है, ये आपको समीकरण 7 कहां से आ गई, ए। अब ये परिणामी तरंग का आयाम मैं कहां रख दूं, समीकरण नंबर ए में रख दूं। कहां रख दूं, समीकरण नंबर ए में रख दूं। जो परिणामी जो तरंग का आयाम है वो कहां रख दूं, देखो समीकरण नंबर ए, ये रही, यहां पर रख रहा हूं। यहां पर हमारे पास किसका मान आ गया, आर का मान आ गया। आर यहां पर क्या है, परिणामी तरंग का आयाम है। तो यहां पर आप आर का मान रख दो, यहां पर आप आर का मान रखो। तो यहां पर देखो ये तो क्या कांस्टेंट बाहर है, ये तो क्या कांस्टेंट मान है, ये तो कांस्टेंट है, और ये क्या हो गई आपके पास आर का मान आ गया। अब इस के को क्या कर रहा हूँ, अंदर गुणा कर रहा हूँ। इस के को क्या कर रहे हैं, अंदर गुणा कर रहे हैं। तो कर दो अंदर गुणा। अब देखो, अब यहाँ से आपको कुछ टर्म है जो बहुत आसान है, जो आप छोटी क्लास में पढ़ते हो। मैं अगर क्या करूँ, हमारे पास ए है, इस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए। तो इसको सोल्व करोगे तो वापस क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इसी प्रकार से मैं क्या लिख दूँ, जो के है उसको क्या लिख दूँ, अंडर रूट के लिख दूँ। तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, इस के को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको सर आप लिख सकते हो अंडर रूट के का स्क्वायर लिख सकते हो। इसको आप सोल्व करोगे, इसको आप सोल्व करोगे तो पुनः क्या आ सकता है, के आ सकता है, क्या आ सकता है, के आ सकता है। तो देखो यहाँ पर इस के को मैं क्या लिख दूँ, इस के को आप सर लिख दो अंडर रूट के स्क्वायर लिख दो, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस के को मैं क्या लिख दूँ, अंडर रूट के स्क्वायर लिख दूँ। मान तो क्या आ रहा है, वापस के ही आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, के। इसको देखो मैं किस प्रकार से लिखूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट के और अंडर रूट के। देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ये आपके पास यहाँ पर आप देखो, इसमें आप मान इस प्रकार से समीकरण प्राप्त होगी आपके पास। अब देखो, अब यहाँ से ध्यान से देखना, अब इस ध्यान से देखना, ये a1 स्क्वायर है। इस a1 स्क्वायर को मैं क्या लिख दूँ, देखो इस a1 स्क्वायर को देखो, a1 स्क्वायर लिख दिया, फिर क्या लगा दूँ, अंडर रूट लगा दूँ, फिर क्या लगा दूँ, वर्ग लगा दूँ। मान क्या आएगा, वही आएगा वापस। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होता। तो देखो ये देखो मैंने इस प्रकार से लिखा है। ये a1 की कहानी हो गई, ये a2 की कहानी हो गई। अब देखो इस a1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस a1 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट a1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको सोल्व करोगे तो वापस a1 आ जाएगा। और a2 को मैं क्या लिख दूँ, अंडर रूट a2 स्क्वायर लिख दूँ। वापस इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो इस a1 को मैंने क्या लिखा है, इस a2 को देखो क्या लिखा है, यहाँ पर देखना इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो अंडर रूट में है, देखो ये भी अंडर रूट में और ये भी अंडर रूट में। तो इन दोनों को मैं एक साथ लिखूँ इस प्रकार से, अंडर रूट में लिखूँ तो अंडर रूट के a1 का स्क्वायर और इसका क्या है, होल स्क्वायर लिख दूँ इस प्रकार से। और यहाँ पर मैं इस प्रकार से अंडर रूट के a2 का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी। तो यहाँ पर आपने क्या किया, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, k1 अंडर रूट k1 अंडर रूट के था और अंडर रूट के था। फिर क्या किया हमने, अंडर रूट a1 का स्क्वायर और अंडर रूट a2 का स्क्वायर। अब क्या करूँ मैं, इसको एक साथ लिख लूँ इन दोनों को, और इन दोनों को एक साथ लिखा है। तो देखो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो परिणामी जो तीव्रता है, मतलब जो परिणामी जो आयाम है, सॉरी परिणामी जो यहाँ पर तीव्रता है, कौन सी तीव्रता, देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, लिखा है यहाँ पर
परिभाषा लिखी हुई है, पुनः आप ध्यान से देखना। देखो, प्रकाश की जो तीव्रता है वो किसके समानुपाती होती है? परिणामी आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अगर हमारे पास क्या हो, एक ही प्रकाश स्रोत हो, क्या हो, एक ही प्रकाश स्रोत हो, तो उससे क्या आएगी, एक ही तरंग आएगी, तो वो क्या कहलाएगी, परिणामी तरंग कहलाएगी। तो देखो ये क्या कहलाएगी, परिणामी तरंग। यहाँ पर क्या हट जाएगा, और देखो यहाँ पर मैं दोनों तरफ क्या लगा दूँ, अंडरूट लगा दूँ, तो ये अंडरूट लगा दिया। तो देखो प्रथम तरंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रथम तरंग की बात करते हैं, तो प्रथम तरंग के लिए आ गया। और द्वितीय तरंग की बात करते हैं, द्वितीय तरंग के लिए प्रकाश की तीव्रता की बात करते हैं, तो ये आ गया। देखो यहाँ से देखो मैंने क्या किया है, यहाँ तक तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब मैंने दोनों तरफ क्या किया, अंडरूट लिया, दोनों तरफ अंडरूट लिया, केवल दोनों तरफ क्या लिया, अंडरूट लिया। तो दोनों तरफ अंडरूट लेने पर आपके पास ये टर्म बनेगी। ये देखो, अब मान रख दो। अब देखो स्क्वायर तो ऊपर लग रहा है पहले से, स्क्वायर तो पहले से ऊपर लग रहा है। देखो इस समीकरण में मान देखो, इसमें देखो स्क्वायर तो ऊपर पहले से लग रहा है, और इसके स्थान पर आप क्या रख सकते हो, अंडरूट I1, और इसके स्थान पर आप क्या रख सकते हो, अंडरूट I2, और इसके स्थान पर आप क्या रख सकते हो, अंडरूट I1, और इसके स्थान पर अंडरूट I2 रख सकते हो। ये मान आपको रखना है, यहाँ पर ये मान आपको रखना है। ये मान आप रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 8 आ जाएगी। इसको समीकरण नंबर आप 8 लिख लेना। और देखो यहाँ पर इसका आप स्क्वायर हटाओगे तो अंडरूट हट जाएगा, इसका भी आप स्क्वायर हटाना चाहते हो तो अंडरूट हटेगा। तो यहाँ पर देखो ये आपके पास समीकरण क्या आ गई, बी आ गई। तो समीकरण बी किसको व्यक्त करती है, समीकरण बी व्यक्त करती है प्रकाश की तीव्रता का बीजीय व्यंजक कहलाता है। समीकरण बी क्या कहलाता है, प्रकाश की तीव्रता का बीजीय व्यंजक कहलाता है, जो कि व्यक्तीकरण की घटना का गणितीय विश्लेषण है। जो कि क्या है, व्यक्तीकरण की घटना का क्या गणितीय विश्लेषण है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, जहाँ आपको डेल नज़र आ रहा है, यह डेल किसको व्यक्त करता है, पदांतर को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, पदांतर को व्यक्त करता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पदांतर के आधार पर व्यक्तीकरण है वो 2 प्रकार का होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये आपको क्या बनानी, इसके नोट्स बनाने। बहुत ही आसान पेपर है ये बहुत ही आसान पेपर है, और ये व्यक्तीकरण है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो परिभाषा और गणितीय विश्लेषण। और ये 2 प्रकार के होते हैं पदांतर के आधार पर, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।